अस्सलाम वालेकुम। आज हम मटीरियलिटी का आइज़ा हम रिवाइज़ करेंगे थ्रू वॉइस नोट, ठीक है? मटीरियलिटी में टोटल चा हमारे पास 8 कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है? मटीरियलिटी, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, तीसरा है क्वालिटेटिव मटीरियलिटी, चौथा है मटीरियलिटी फॉर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांज़ैक्शन, पाँचवां है नॉर्मलाइज़ेशन, छठा है शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड, सातवां है रिवीजन ऑफ मटीरियलिटी, आठवां डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है? मटीरियलिटी में टोटल हमारे पास 4 बातें हैं। मटीरियलिटी हमने बोला था क्या-क्या होती है, जिससे यूज़र का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाए, ठीक है? मटीरियल अमाउंट हमारी आइदर इंडिविजुअल भी हो सकती है और एग्रीगेट भी हो सकती है, ठीक है? तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी मटीरियल बाय ओनली साइज़ नहीं होगी, बाय नेचर भी हो सकती है, मतलब क्वालिटेटिव मटीरियलिटी वाला कॉन्सेप्ट इधर आ जाता है, साइज़ और नेचर दोनों कवर है, ठीक है? चौथी चीज़ हमने पढ़ी थी कि भाई इसमें जब मटीरियल हम देखते हैं तो उसमें कॉमन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड ऑफ यूज़र्स एज़ अ ग्रुप देखते हैं, ठीक है ना? यूज़र्स एज़ अ ग्रुप देखते हैं, स्पेसिफिक यूज़र्स को हम नहीं देखते। मटीरियलिटी के अंदर 2 चीज़ें होती हैं कैलकुलेशन के अंदर, बेंचमार्क होता है और परसेंटेज होती है। और सवाल ये आ जाता है बेंचमार्क को कैसे हम देखें? बेंचमार्क को अगर देखना है तो हमारे पास 7 चीज़ें हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज़ देखनी है अटेंशन ऑफ यूज़र्स, यूज़र्स की अटेंशन किधर है, ठीक है? जैसे पब्लिक लिस्टेड एंटिटी होती है तो उसका फोकस ज़्यादा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर होगा, उसी से रिलेटेड उसकी शेयर प्राइस भी इन्फ्लुएंस होगी और डिविडेंड भी उसको मिलेंगे, ठीक है? दूसरी चीज़ आपने देखनी है नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ एंटिटी या तो प्रॉफिट ओरिएंटेड होगी या तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी, वेयर द एंटिटी इन इट्स लाइफ साइकिल स्टार्टअप एंटिटी है या फिर मैच्योर फेज में एंटिटी है, ठीक है? इंडस्ट्री कौन सी है, बैंकिंग इंडस्ट्री है या फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री है या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, आपने देखना है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच इट ऑपरेट्स, करंटली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, उसकी वजह से यूजर का जो फोकस है वो चेंज हो जाता है। जैसे मैंने कोविड-19 वाली एग्जांपल दी थी जिसमें यूजर का फोकस कैश फ्लो हो गया था। एंटिटीज ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड द वे इट इज फाइनेंस, ओनरशिप स्ट्रक्चर आपका क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, ठीक है? डेट ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर है फिर ये अटेंशन यूज़र्स की डिफरेंट होती है। रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ बेंचमार्क, आपकी कितना बेंचमार्क जो है वोलेटाइल है, अगर ज़्यादा वोलेटाइल होगा तो ज़ाहिर है आपको बेंचमार्क चेंज करना पड़ेगा, आपको वो बेंचमार्क चाहिए जो कि कंसिस्टेंट होता है, ठीक है? तो 7 बातें हमने ये पढ़ ली। फिर परसेंटेज डिसाइड करते वक़्त हमने बोला था नॉर्मली जो पीबीटी पे अप्लाई होती है वो 5 टू 10% होती है, एबिटा पे 3 टू 5%, रेवेन्यू पे 0.8 टू 5%, टोटल एसेट पर 1 to 2% इक्विटी, नेट एसेट्स पर अप टू 3%, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पर 3 to 5%, एक्सपेंसेस पर 3 to 5%, ठीक है? अच्छा जी, क्वालिटेटिव मिस स्टेटमेंट में आ जाते हैं। क्वालिटेटिव मिस स्टेटमेंट हमने पढ़ा था कि एक तो एग्जांपल मैंने कुछ बताई थी क्वालिटेटिव मटीरियलिटी वाली एग्जांपल, कि एक तो एग्जांपल ये कि लेट्स से अगर कोई आपका मैनेजमेंट का बंदा फ्रॉड कर रहा है, अब वो फ्रॉड कोई छोटी अमाउंट का ही कर रहा हो, ठीक है? वो तो आपकी इमैटेरियल अमाउंट हो, लेकिन कोई मैनेजमेंट का बंदा फ्रॉड कर रहा है तो ज़ाहिर है वो एक मटीरियल क्वालिटेटिव मटीरियल कहलाएगा, ठीक है? अगर रिलेटेड पार्टी की डिस्क्लोजर में कुछ मसला है वो भी एक क्वालिटेटिव मटीरियल कहलाएगी, ठीक है? क्योंकि रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर यूजर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और जाहिर है इसके ऊपर कंपनी लॉ की भी रिक्वायरमेंट है और IAS 24 की भी रिक्वायरमेंट है। या फिर कोई ऐसी मिस स्टेटमेंट जिससे अकाउंट जो है प्रॉफिट से लॉस में चले जाएँ या फिर लॉस से प्रॉफिट में चले जाएँ, ठीक है? वो मिस स्टेटमेंट भी आपकी होगी क्वालिटेटिव मटीरियल, ठीक है? अच्छा जी, अब आ जाते हैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी के कॉन्सेप्ट में। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी मैंने इतना बताया था। अच्छा, मटीरियलिटी और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का हमने डिफरेंस ये बताया था। मटीरियलिटी का यूज़ होता है, पहले तो मटीरियलिटी का यूज़ ये है कि भाई आपने रिपोर्ट के वक़्त ओपिनियन अपना क्या देना है, मॉडिफाइड देना है या क्लीन ओपिनियन देना है, वो उसकी बेस पे डिसाइड होगा। अगर तो आपकी मिस स्टेटमेंट मटीरियल होगी, ठीक है? तो आपका ओपिनियन मॉडिफाइड होगा। अगर तो आपकी मिस स्टेटमेंट मटीरियल नहीं होती तो आपका क्लीन ओपिनियन होगा, ठीक है? वो तो रिपोर्ट के वक़्त डिसाइड होगा। उसका यूज़ किधर है? रिपोर्टिंग फ़ेज़ के अंदर। अच्छा, उसी मटीरियलिटी से आप मटीरियलिटी निकलेगी तो आप फर्दर फिर परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कैलकुलेट कर सकते हो और अपना क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, पहले तो आ जाता है कि परफॉर्मेंस मटीरियलिटी हम कैलकुलेट अगर करते हैं तो उसमें क्या फैक्टर्स कंसीडर करते हैं और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का यूज़ किधर होता है। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का यूज़ होता है प्लानिंग फ़ेज़ में और परफॉर्मिंग फ़ेज़ में। प्लानिंग फ़ेज़ में रिस्क को असेस करने के लिए और परफॉर्मिंग फ़ेज़ में हमें काम करने के लिए कि सैंपल साइज़ हमें कितना डिटरमिन करना है, ठीक है? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी की नीड क्यों है, मैंने बताया था कि इसके अंदर फर्दर देखो मटीरियलिटी जो होती है इनिशियल वो सिर्फ़ येस नो में डिसाइड होता है कि भाई ओपिनियन इधर क्या जाएगा, यूज़र के लिए क्या मटीरियल है। अभी इसके अंदर रिस्क फैक्टर इंक्लूडेड नहीं है, इसके अंदर ये इंक्लूडेड नहीं है कि क्या हमारी एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट होगी, कोई रिस्क अभी इसके अंदर हमने फैक्टर इंक्लूड नहीं करे। मैंने बाकायदा एग्जांपल पूरी दी थी, तो इस इधर अभी रिस्क फैक्टर इंक्लूड नहीं करे। अभी मैं रिस्क फैक्टर इंक्लूड करूँगा कि भाई इधर कंट्रोल रिस्क कितने ज़्यादा हैं, ठीक है? इधर एंगेजमेंट रिस्क क्या है, इधर एंटिटी से रिलेटेड क्या-क्या रिस्क हैं, ठीक है? लास्ट ईयर कितनी मिस स्टेटमेंट हुई थी, वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड करूँगा तो मैं देखूँगा मेरा रिस्क क्या है। रिस्क ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर है परफॉर्मेंस मटीरियल
मटीरियलिटी कम करूँगा, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कम करूँगा तो ज़्यादा काम मुझे करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरीके से मैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कैलकुलेट करता हूँ, तो मैं उसकी बेसिस पे फिर अपना काम करता हूँ। जितनी ज़्यादा कम होगी तो उतना ज़्यादा काम करूँगा, जितनी ज़्यादा होगी तो उतना कम काम करूँगा, ठीक है? तो मटीरियलिटी से मैं हमेशा उसको कम रख रहा होता हूँ, ठीक है? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कुछ फैक्टर्स हमने करे थे। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी के कुछ आपके 6 फैक्टर्स होते हैं, जिसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी आप लेते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, ताकि आपको ये कंट्रोल रिस्क पता चले। एंगेजमेंट रिस्क देखते हैं, फर्स्ट ईयर ऑडिट होता है तो ज़ाहिर है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कम रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा रिस्क होता है, ज़्यादा काम करते हैं। चेंज इन बिजनेस रिस्क चेंज होंगे तो ज़ाहिर ऑडिट रिस्क भी आपका इफेक्ट होगा। मिस स्टेटमेंट लास्ट ईयर में क्या थी, एक्सपेक्टेड करंट ईयर की मिस स्टेटमेंट क्या थी, ठीक है? वो सारी चीज़ें निकालने के बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अच्छा जी, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी आ गई। अच्छा, साथ ही साथ मैंने क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड भी बताया था। तो क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड इतनी छोटी मिस स्टेटमेंट होती है कि उसको लिस्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट का पार्ट ही नहीं बनाते, उसको टोटल में भी नहीं देखते कि भाई ये मिस स्टेटमेंट है भी या नहीं है, ठीक है ना? उसको इग्नोर कर देते हैं कंप्लीटली। अच्छा, अब आ जाता है मटीरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटीरियलिटी फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। मैंने एक बात बताई थी कि अगर तो जैसे रिलेटेड पार्टी की ट्रांजेक्शन है, ठीक है? अच्छा, अब इधर रिश्तेदारी वाला मामला होता है, रिश्तेदारी का मामला थोड़ा सेंसिटिव होता है, ठीक है? इधर जो यूज़र्स का इकोनॉमिक डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है कम अमाउंट से भी। एक मटीरियलिटी आपने नॉर्मल कैलकुलेट करी 100 रुपए की ओवरऑल, ठीक है? लेकिन आपको लग रहा है रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन में अगर कोई मसला निकलता है, कोई एरर निकलता है, कोई मिस स्टेटमेंट निकलती है रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन, अब रिश्तेदारी का मामला है, सेंसिटिव मामला है, तो भाई अगर इधर 60 भी मिस स्टेटमेंट होगी, तो इधर के लिए रिलेटेड पार्टी के लिए यूज़र का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाएगा और उसकी बेसिस पे आपका ओपिनियन मॉडिफाई हो सकता है, ठीक है? तो भाई उसके लिए आप क्या करोगे, रिलेटेड पार्टी के लिए सेपरेट मटीरियलिटी फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब रिलेटेड पार्टी के लिए आप अलग से मटीरियलिटी 60 निकालोगे और ओवरऑल 100 होगी। अगर रिलेटेड पार्टी में कोई आपको मिस स्टेटमेंट 60 तक मिल जाती है तो आपका ओपिनियन चेंज हो जाएगा, ठीक है? ओवरऑल अगर कहीं और आपको 60 मिस स्टेटमेंट मिलती है तो आपका ओपिनियन चेंज नहीं होगा, अनलेस कि वो 100 तक ना पहुंच जाए, फिर आपका ओपिनियन चेंज होगा। तो ये तो था मटीरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटीरियल फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। अब है नॉर्मलाइजेशन ऑफ मटीरियलिटी। नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये था कि भाई अगर आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने बनाया हुआ है, पीएनएल है, आप नॉर्मली प्रॉफिट लेते हो एज अ बेंचमार्क, लेकिन करंट ईयर में हुआ ये कि एकदम से इम्पेयरमेंट आ गई, कोई फायर, एकदम से आग लग गई जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट लॉस कोई आ गया, डैमेज लॉस आ गया, या फिर कोई इम्पेयरमेंट आ गई जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट बिल्कुल कम हो गए। अब आप देख रहे हो कि भाई कंसिस्टेंसी नहीं है प्रॉफिट के अंदर, ये तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया। तो अब आप क्या करोगे, नॉर्मलाइज करोगे अपनी बेंचमार्क को। वो कैसे करोगे आप, वो जो वन ऑफ इवेंट था जिसकी वजह से आपके जो प्रॉफिट थे वो कंप्लीटली कम हो गए थे, आप वो उसको रिमूव कर दोगे। जैसे इम्पेयरमेंट है, फायर, डैमेज, लॉस है, उसको कंप्लीटली उसको रिमूव कर दोगे। जब रिमूव करोगे तो आपके बेंचमार्क नॉर्मलाइज हो जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वहीं आ जाएंगे। तो उसी जो नॉर्मलाइज प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा उसके ऊपर आप अपनी परसेंटेज अप्लाई करोगे और उसकी बेसिस पे मटीरियलिटी कैलकुलेट करोगे, ठीक है? अच्छा, फिर हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड, उसमें मैंने ये बताया था कि भाई देखें, अगर तो आप है ना 6 महीने पे आप ऑडिट करते हैं, 6 महीने का ऑडिट करते हैं, तो उसमें जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर होगा वो कम होगा, 6 महीने से परटेनिंग होगा। लेकिन अगर मैं बैलेंस शीट आइटम्स की बात करूँ तो बैलेंस शीट आइटम्स उतने ही होंगे। कैश एक नॉर्मली बंदा जितना मेंटेन रखता है उतना ही रखेगा, जितना बंदा इन्वेंट्री मेंटेन रखता है बंदा उतनी ही इन्वेंट्री मेंटेन रखेगा, उससे ज़्यादा नहीं रखेगा। तो जो बैलेंस शीट वाले आइटम्स होते हैं वो तो उतने ही होंगे, वो कोई सिग्निफिकेंटली उसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है? लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर आधा होगा, कम होगा, ठीक है? इसी तरीके से अगर लेट से मैं 18 मंथ्स का करता हूँ तो 18 मंथ्स के ऑडिट में मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर ज़्यादा होगा और बैलेंस शीट का नंबर उतना ही होगा, ठीक है? अब लेट्स से अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर अपनी परसेंटेज अप्लाई करता हूँ, 6 मंथ्स का ऑडिट कर रहा हूँ, तो मेरी मटीरियलिटी क्या आएगी, मेरी मटीरियलिटी कम आएगी। मटीरियलिटी कम आएगी तो मतलब मेरी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी भी कम आएगी। जब परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कम आएगी तो मैं ज़्यादा काम कराऊंगा, ठीक है? और बहुत ज़्यादा काम करूंगा। और इसी तरीके से अगर मैं 18 मंथ्स पे अगर मैं अपनी मटीरियलिटी कैलकुलेट करता हूँ तो मेरी 150 मेरी ज़्यादा, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अमाउंट ज़्यादा होगी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अमाउंट मेरी ज़्यादा होगी, और इसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अमाउंट मेरी ज़्यादा होगी तो मेरी मटीरियलिटी की अमाउंट भी ज़्यादा होगी। जब मटीरियलिटी की अमाउंट ज़्यादा होगी तो उसकी बेसिस पे जो मटीरियलिटी की अमाउंट ज़्यादा होगी तो मैं काम कम कर रहा हूँ। जब काम कम करूँगा तो ज़ाहिर है बैलेंस शीट के आइटम में भी मैं काम कम करूँगा, तो मेरा रिस्क कवर नहीं होगा। तो उसके लिए एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है मल्टीपल बेंचमार्क। मल्टीपल बेंचमार्क क्या करता हूँ मैं,